होती है, कोई भी चीज़ होता है जो लेके आना होता है या उसको टेक ओवर करना होता है, रतन टाटा हमेशा खड़े रहते हैं भैया। जैसे एयर इंडिया मेरे ख्याल से वापस से इसके अंदर आ चुका है, टाटा ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो विस्टारा मेरे ख्याल से टाटा ग्रुप का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं इनके लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है। चाहे कोविड का हो, कोविड में अगर पीएम केयर फंड की बात हो तो उसमें भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, या फिर नेपाल की बात करें, नेपाल में जो अर्थक्वेक हुआ वहाँ पे भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो ये क्या है बेटा, आप जो डिसीजंस ले भी रहे हो, आपने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया उसको बंद नहीं करते, क्योंकि आपको ध्यान है कि अगर कोई बिजनेस बंद होगा तो कितने सारे लोगों की नौकरी जाएगी, है ना। आप जो प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हो वो प्रोडक्ट हेल्दी है या नहीं है, वो प्रोडक्ट रीजनेबल रेट पे अवेलेबल है या नहीं है, ये सब चीज़ों को ध्यान में जो रखते हैं और उसके बाद जो डिसीजन लेते हैं कि भैया ये डिसीजन लेने से फायदा होगा इंडिया का, फायदा होगा यहाँ की जनता का, फायदा होगा यहाँ के लोगों का, वो डिसीजन लो। ऐसे नहीं कि अपने खुद के बेनिफिट के लिए आप ऐसे डिसीजन ले रहे हो जिससे सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, जिससे देश का नुकसान हो रहा है, देश की रेपुटेशन, देश की गुडविल, आस पड़ोस में जो आपके लोग रह रहे हैं, जो आपके प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, उन सबका नुकसान हो रहा है या किसी एक का भी नुकसान हो रहा है। अगर ऐसे डिसीजन ले रहे हो तो फिर आप गलत कर रहे हो। एक प्रिंसिपल है जो आप 12th क्लास में पढ़ोगे, वो प्रिंसिपल है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब खुद का फायदा देखते हुए आप बस अपना फायदा देख रहे हो और वो डिसीजन ले रहे हो, वो नहीं देख रहे कि अगर ये डिसीजन लूंगा तो उस नहीं लूंगा तो सभी का फायदा होगा, लेने से खुद का फायदा। तो आप क्या करोगे, मत लो वो डिसीजन जिससे सबका फायदा हो, या फिर वो डिसीजन लो जिससे सबका फायदा हो, किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का फायदा नहीं हो। इज इट क्लियर, आगे बात समझ में। तो ये इमेज भी आपको यही समझाता है मॉरलिटी को लेकर। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बात कर चुके हैं, चाहे वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हो, चाहे वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हो, चाहे सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर तरह से ट्रस्ट बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको आप पे लोगों ने विश्वास किया, आप पे एम्प्लॉयज़ ने विश्वास किया है, तो उन रिटर्न उनका ट्रस्ट बना के रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। रिलायबिलिटी, आप पे भरोसा किया जा सकता है। आपके प्रोडक्ट्स को कोई ऐसे ही बोल गया यार ये प्रोडक्ट तो मतलब उस कंपनी का, इस कंपनी, अरे टाटा का प्रोडक्ट है भैया ले ले। टाटा के प्रोडक्ट कभी नुकसानदायक नहीं होते या इनके प्रोडक्ट कभी वर्थलेस नहीं होते, लोगे तो फायदा ही है। बिहेवियर कैसा है, आप कैसे ट्रीट करते हो सभी को, ठीक है। इन ऑल आप अपने एम्प्लॉय से कैसे ट्रीट करते हो, आप गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे, या उनके लॉज को आप अबाइड कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो या उनको इग्नोर कर रहे हो, वो सब चीज़ें काउंट की जाती है। चॉइस, आपका डिसीजन कैसा है, वेदर इट्स राइट डायरेक्शन और इन द रॉन्ग डायरेक्शन, ठीक है बेटा। रिलेशनशिप एंड प्रिंसिपल्स, आप क्या फॉलो करते हो। लाइफ में प्रिंसिपल होना बहुत ज़रूरी है। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, बोलते हैं ना कि भाई मेरे प्रिंसिपल्स बड़े क्लियर कट है, मैं ये काम नहीं करूँगा मतलब नहीं करूँगा। कुछ लोग होते हैं बोले भाई स्मोक नहीं करता, ना करूँगा कभी ज़िंदगी के अंदर, प्रिंसिपल्स है बहुत क्लियर कट है उनके लिए, ठीक है। तो वो होते हैं प्रिंसिपल्स, आपके काम करने का एक तरीका, अपनी लाइफ को जीने का एक तरीका, किसी को दुख नहीं पहुंचाना एक तरीका, ये भी कई लोगों के प्रिंसिपल्स होते हैं। इज इट क्लियर, आगे बस समझ में। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो वो चलेगा हमारे भैया एथिक्स और लॉ को शायद बात करेगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके लिए। जैसे एग्जांपल बोला है सेलिंग ऑफ गुड्स एट ए रीजनेबल, जैसे क्या हो सकता है एग्जांपल, सेलिंग ऑफ जेन्युइन गुड्स एट ए रीजनेबल प्राइस। जैसे मैंने आपको बताया कि भैया, जैसे बताया ना, रीजनेबल प्राइस क्यों कहता हूं मैं, चीपर प्राइस क्यों नहीं कहता। चीपर प्राइस जो होती है वो एक उसके लिए ऑब्वियसली भाई अगर कंपनी थोड़ा बहुत भी अर्न नहीं करेगी तो फिर वो कैसे सस्टेन करेगी और कैसे आपको अच्छा प्रोडक्ट देगी। तो अच्छा प्रोडक्ट दीजिए, साथ ही साथ एक रीजनेबल प्राइस पे दीजिए कि हर कोई अफोर्ड कर सके उसको, ठीक है। नेक्स्ट, पेइंग टैक्सेस विथ ऑनेस्टी। टैक्स चोरी नहीं होनी चाहिए, जो टैक्स इवेजन बोलते हैं वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज कई बार करती है, जो घोटाले में निकल के आता है, स्कैम्स में निकल के आता है कि इन्होंने ईडी इतना कर लिया या फिर एक्साइज ड्यूटी का टैक्स चोरी कर ली, कस्टम ड्यूटी की चोरी कर ली, फिर भैया रेड पड़ते हैं, फिर निकल के आता है इतने करोड़ रुपए इन्होंने छुपा रखे हैं वगैरह वगैरह, वो नहीं करना। क्योंकि आपकी जिम्मेदारी आप नहीं दोगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कहाँ से आपकी भले के लिए खर्च कर पाएगी। गिविंग फेयर ट्रीटमेंट टू वर्कर्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके लिए कमा रहे हैं, ठीक है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। अगर मैं मानूं एक वर्कर, एक एम्प्लॉय की जिंदगी, अगर बेसिकली, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, मैं एक नॉर्मल सा सिनेरियो बोलता हूं कि एक इंसान अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम एक कंपनी को दे देता है। जीवन का एक सबसे इंपॉर्टेंट फेज, जब हम बोलते हैं कमाने की उम्र होती है, जब हम यंग होते हैं, यंग ब्लड होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, वो हम किसी कंपनी को समर्पित कर देते हैं सुबह से लेकर शाम तक।
सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, कई बार एंडिंग और क्लोज मंथ क्लोजिंग आती होती है या फिर टारगेट क्लोजिंग आ रहा होता है, रात के 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, और परिवार वालों को, परिवार से मिल नहीं पाते, ठीक है, हम उनको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, हम कंपनी के लिए काम करते हैं। नो डाउट आप पैसों के लिए कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने आप को डिवोट कर देते हो एक कंपनी के लिए, और इन रिटर्न अगर कंपनी आपको वो तवज्जो नहीं दे और वो चीज़, वो बोलते हैं ना कि वो प्यार नहीं मिले, वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटस नहीं मिले, वो सैलरी नहीं मिले, वो इज्जत नहीं मिले, है ना, वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिले, तो फिर क्या ही करना, क्यों वेस्ट करना अपनी ज़िंदगी का वो पल। तो दैट्स वाई गिविंग फेयर ट्रीटमेंट टू वर्कर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यूजिंग फेयर वेट्स फॉर मेजरमेंट्स ऑफ कमोडिटीज, चीटिंग नहीं करना, ठीक है, नहीं तो एक दिन के सीएम भाई साहब बन के आएंगे, अनिल कपूर जी को बुलाऊंगा और फिर बाद में सारों की लगा देंगे, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करते हैं भैया एथिक और लॉ में, एथिक्स और लॉ में क्या फर्क है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। देखिए एथिक्स जो है ये कोई रिटन डाउन चीजें नहीं है ना भाई, रिटन डाउन तो है नहीं कि कोई कानून बन गया हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 32, ठीक है, इस तरह से ये इसके द्वारा की जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 142, 312, 407, 420, 302 क्रिमिनल एक्ट वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कुछ चीजों के लिए बनाया गया है, जैसे अडल्ट्रेशन के लिए, ब्लैक मार्केटिंग के लिए, इनके लिए जरूर कानून बनाया गया, पर डिसीजंस कैसे होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर आप कानून आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, वर्कर्स का भी लेबर लॉ जरूर बन गया है, पर हर चीज डिफाइन नहीं है कि आपके डिसीजंस कैसे होने चाहिए। पेड़ काट दिया, वो काटना सही है नहीं है वो आपकी जिम्मेदारी है भाई, पेड़ काटना जरूरी था पर उसके बदले हम एक और पेड़ लगाएंगे, 10 पेड़ लगाएंगे, 50 पेड़ लगाएंगे, ये आपकी मोरालिटी कहती है, ये आपका एथिक्स कहता है। अगर हमारे वजह से किसी का नुकसान हुआ तो इन रिटर्न उसको वापस से वो सामान अच्छी तरह देना या उसको कंपनसेट करना, ये हमारी मोरालिटी कहती है, ठीक है। हर चीज की देखिए आपके फादर और मदर जो सिखाते हैं, अपनी मैनरिज्म जो सिखाते हैं, वो लिखी भी नहीं होती, वो लिख के नहीं दे सकते आपको कि भैया कोई आएगा तो उसके आपको पाँव स्पर्श करना है, अगर वो कोई बड़ा है प्रणाम करना है, नमस्कार करना है, ये कोई लिखी हुई चीजें थोड़ी है। आपका रिलेशन कैसा आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हो, अपने दोस्तों के साथ कैसे रहना वो आप डिसाइड करते हो, आपकी मॉरलिटी डिसाइड करती है किस तरह की बातें करनी, किस तरह की बातें नहीं करनी, आपकी मॉरलिटी, आपका सेंस, आपका जो मैनर होता है वो डिसाइड करता है। और लॉ में तो हर चीज लिखी हुई जाती है कि ऐसा क्या तो ये गलत है तो फिर आपको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड लॉ। चलिए एक एक रीड कर लेते हैं, आराम से समझ में आ जाए, कोई लोड नहीं है। एथिक्स आर फ्रीक्वेंटली इनकॉर्पोरेटेड इनटू लॉज, however moral conduct takes precedence above that which is mandated by the law. Like law, ethics is not a requirement, ठीक है, ethics is not a requirement, पर ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। दे आर बेस्ड ऑन जनरल रिकमेंडेशंस फॉर व्हाट शुड बी डन एंड अवॉइडेड, क्या कर सकते थे क्या नहीं। भाई आज की तारीख में एक सिंपल सा बताता हूं मैं आपको, ये बात समझना आप मेरे को, मॉरल आपकी मॉरलिटी और ये चीजें लॉ है ना, ये क्लियर हो जाता है जब किसी का एक्सीडेंट हो गया है, लोग जाके वहां पे वीडियो शूट कर रहे हैं, व्हाट्सएप बना रहे हैं, मतलब रील बना रहे हैं। अब इसके लिए कोई लॉ आएगा क्या यार, इसके लिए कानून आना चाहिए क्या भैया, कोई गिर गया किसी की मदद करनी है, वो ऑटोमेटिकली बाई सेंस आपका ही दिमाग करना चाहिए कि भाई हमें उसकी मदद करनी है। वीडियो बाद में बना ले यार, वीडियो क्यों बनाना। कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जो हम टीवी में देखते हैं, लोग डर जाते हैं, आसपास से निकल रहे हैं और कुछ गुंडे होते हैं जो किसी का खून कर जाते हैं, किसी से रॉबरी कर रहे हैं, अरे क्या हो रहा है। पर हम अगेन बस अब ये रिमोट निकाल, मोबाइल निकाल, पहले मोबाइल निकाल, रिकॉर्डिंग करेंगे, रील बनाएंगे, पता नहीं कितना पैसा कमा लेंगे। तो उस समय क्या बोलते हैं हम, पढ़ते हैं तो अरे इंसानियत खत्म हो गई है यार, वेयर द मोरालिटी, एथिक्स कहाँ चले गए। ये आपके एथिक्स है, ये बाय नॉर्म चीजें, इसके लिए कोई लॉ नहीं बनता। ये चीजें आपके अंदर से आनी चाहिए कि भाई कोई मुसीबत में तो उसकी मदद करो, ठीक है। आपको एग्जांपल याद होगा, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, तो कई लोग तो वही वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और कुछ लोग बेचारे वो जो थे ट्रक ड्राइवर थे जो जा रहे थे वहां से रुके, उन्होंने उनको तोड़ निकाला, ठीक है, या साइड में लेकर आए। तो किसी ने तो हिम्मत दिखाई, तो बाकी सबको वीडियो बनाने का टाइम कहाँ से मिलता है। मतलब अगर कोई परेशान है, कोई मरने की कगार पे है, एंड देन अगर आप सोच रहे हो कि मुझे वीडियो बनाना है, यार बेशरम हो तुम यार, कतई बेशरम हो, मतलब अथा ही बेशर्मी की हद है, ठीक है। दूसरा अगर आप लाइव एग्जांपल्स अपने अपने हमने बताया ना, वैसे लाइफ के साथ चलिए।
आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, वो बुलेट वाले, अरे एक बुलेट वाले मेरे को ना, मैं बुलेट कंपनी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो को अगर सुन ले तो बेसिकली वहाँ तक पहुँचेगा नहीं भाई। पहले जमाने के जो बुलेट आया करते थे ना, वो लिटरली बुलेट हुआ करते थे, उनको बोलने का मन करता था, उन पर बैठ के फीलिंग आती थी, है ना। मतलब उल्टे साइड में उसका जो अपने आजकल तो जो अपन नॉर्मल बाइक चलाते हैं तो हमें पता है कि भैया जो गियर्स होते हैं वो एक साइड है वैसे, और तो गियर जो होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहता है। पहले क्या था, बुलेट जो होता है वो टोटली रिवर्स था, ठीक है, एसडी या वो आया करता था, उसमें तो जो गियर था वही किक बन जाया करता और उल्टे साइड राइट हैंड साइड हुआ करता था। तो जो आज की तारीख में ब्रेक है और जो बोलते हैं ना गियर है वो उल्टा हुआ करता बुलेट के अंदर। और बेसिकली उस समय बुलेट हुआ करता लिटरली हैवी, हर कोई नहीं चला सकता था, जिगरा चाहिए था बुलेट चलाने को। क्यों चाहिए था, आजकल तो सेल्फ स्टार्ट आ गया, पहले होता भैया किक, अगर उस किक को आपने गलती से मार दिया ना तो टांगे है ना टूट जाती थी लोगों की, कईयों की सुन पड़ जाती थी, झन्नाट के किक बैक उसको बोलते, रिबाउंड मारता था वो, अगर गलत किक मार दिया आपने तो हर कोई नहीं चला सकता था उसको। अब आजकल खपच्ची और यूं ही मतलब हड्डी ऐसे पतले से हैं, हवा ही ले जाए साथ में वही बुलेट चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं, क्योंकि क्या है, सेल्फ स्टार्ट है। अगर वही किक होती ना जो रिबाउंड मारती है तो आधे पूरी टांगे टूट गई होती अब तक तो, और फिर उसके बाद ढूं ढूं करके वो फटाके फोड़ते हैं। अरे छिचोरे लगते हैं लिटरली, मॉरलिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। Laws do not punish the ethics because they are not required to be observed except from some ethical practice like adultering, back marketing। तो बाकी हर, मैंने बताया ना, हर एथिकल अनएथिकल चीजों को लो राइट डाउन नहीं कर सकता, उसके खिलाफ कानून नहीं बन सकता। कुछ चीजें बन सके पर बाकी चीजों को तो आपकी मॉरलिटी, आपका सेंस, आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए। बोलते हैं ना यार तेरे में इतनी समझ तो होनी चाहिए क्या सही है और क्या गलत है, तू पागल सी हरकतें क्यों कर रहा है। कई बार अपने दोस्तों कहते नहीं कहते हो, कुछ हरकत कहते हैं यार ये फालतू करके मत किया, मुझे एकदम पसंद नहीं है। इतना पढ़ा लिखा आदमी को बेवकूफ हरकतें कर रहा है, ठीक है, चाहे वो बेवकूफपंती कर रहा हो, मजाक में कर रहा हो, पर यू से लाइक दैट मीन्स वो चीज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो अगेंस्ट एथिक्स है। क्लियर है, आगे बात समझ में। चलिए जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात होगी एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स को लेकर। क्या क्या एलिमेंट्स है उनकी हम बात कर लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। चलिए जी, एक एक करके पढ़ेंगे बढ़िया सा आराम से, कोई टेंशन नहीं है। पहले एलिमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे भाई ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए। दूसरा अगर बात करेंगे पब्लिकेशन ऑफ कोड होना चाहिए। अब देखिए कोई भी चीज जब स्टार्ट होती है ना तो सबसे पहले जो शुरुआत जो लीडर्स के रूप में होनी चाहिए, जिसको आप आइडल मानते हो, जिसको आप फॉलो करते हो, या जो आपका टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, अगर वही फॉलो नहीं कर रहा तो फिर आप फॉलो क्यों करोगे। सिंपल सी बात है ना। आपके घर में कोई व्यवस्था है, आपके घर में कोई सिस्टम है कि भैया हम साथ, या जैसे कईयों के लोग फैमिली के अंदर एक रूल होता है कि भाई बाकी डेज तो देखो मान लीजिए सब बिजी रहते हैं, कोई अपनी जॉब में बिजी है, कोई अपने बिजनेस के अंदर बिजी है, पर संडे एक दिन होता है जहाँ पे सब फ्री होते हैं, जॉब वाले फ्री होते हैं, बिजनेस में भी थोड़ा टाइम निकल सकता है संडे को। तो उस दिन हम एक रूल बना लेते हैं फैमिली के अंदर, भाई एक टाइम, बाकी दिन का तो नहीं पता, या मान लीजिए किसी की जॉब ही लेट नाइट स्टार्ट होती है या फिर शिफ्ट उसका आता है शाम को 6 बजे वगैरह, इस तरह से नहीं हो पाता। पर संडे को अगर फ्री है तो एक टाइम हम दिन का एक खाना सब साथ मिलजुल के खाएंगे। या फादर ने ऐसा कुछ रूल बना रखा, उसको आप देखते हुए आ रहे हो और उस चीज को फॉलो करते हुए जा रहे हो। तो सेम वे जब तक टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट नहीं देगा, जब तक वो एथिक्स की बात टॉप मैनेजमेंट के अंदर से नहीं निकलेगी, जब तक ये नहीं लगेगा कि भैया जो ये रूल्स बनाए रखे एथिकल की बात की जा रही है ये टॉप मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। अगर वही फॉलो नहीं कर रहा तो फिर एम्प्लॉइज तो इग्नोर करेगा, एम्प्लॉइज बोलेगा मैं क्यों करूँ फॉलो। सेम वेज आप भी घर में देखते हैं कि अगर वो फादर कुछ सिखा रहे हैं और वो नहीं कर रहे फॉलो, तो फिर आप बोलोगे मैं क्यों करूँ जो आप ही नहीं कर रहे, है ना। तो बेसिकली टॉप मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए, इस चीज के ऊपर सीरियस होना चाहिए कि भैया हम भी हर डिसीजन जो एथिकल और अनएथिकल के बेसिस पे लेते हैं कि एथिकल है या नहीं है। तो बेसिकली सेज टॉप मैनेजमेंट इज एसेंशियल डायरेक्टिंग एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द एथिकल बिहेवियर। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, टॉप मैनेजमेंट हो गया। The CEOs, director and other top level executive must have a strong commitment to ethics. They ought to mentor and inspire the staff to act morally। ठीक है, जो भी स्टाफ है मेंबर्स उनको इंस्पायर करे, दिखाए कुछ एग्जांपल, देखिए इस तरह की हमारी कंडीशंस थी, ये सिचुएशन आई पर हमने इस तरह से बिहेव नहीं किया, हमने उसको अवॉइड किया और बाद में हमने जो सही था एथिकली, जो सोसाइटी के लिए या फिर जो लोगों के लिए सबसे सही था वो ही हमने डिसीजन लिया है। हम सिर्फ भ्रमित नहीं हुए, कुछ पैसों की तरफ हम भागे नहीं। आज देखिए हम स्टेबल है, अच्छी तरह अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं। जब इस तरह के आप एग्जाम्पल्स बताते हैं लोगों को, ठीक है,
तो फिर और जिस तरह के आप जब डिसीजंस लेते हैं तो ऑब्वियसली आपके एम्प्लॉइज ज़्यादा आपको एक लीडर के रूप में देखने लग जाते हैं और फिर वो चीज़ को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, publication of code. Ethical business frequently outline the ethical standards that guide the entire organization. तो कुछ आप बता सकते हो कि भैया डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, आप बहुत क्लियर कट हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि भैया कोई भी एम्प्लॉय किसी भी एम्प्लॉय को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, क्रीड, सैलरी, किसी भी बेसिस पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो आप इस तरह की पब्लिकेशन कोड कर सकते हैं कि आप जब डिसीजंस ले रहे हैं तो उसमें फ़ायदा या देखना पड़ेगा कि भैया इन जनरल फ़ायदा है या इंडिविजुअल फ़ायदा है। उस तरह के डिसीजंस को, इंडिविजुअल फ़ायदों को आप अवॉइड करोगे और जनरल जो फ़ायदा होता है उस तरह के डिसीजंस को आप ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखोगे। They are known as the code and take the form of written papers. The code typically address topic like integrity. अबाइडिंग जो लॉ है उसको आप फॉलो करोगे, उसके अगेंस्ट आप नहीं कर सकते। कंपनी के कुछ लॉ है उसको आप फॉलो ही करना पड़ेगा। कंपनी जब डिसीजन लेती है इन 4 या 5 चीज़ों को ध्यान रखती है। अगर ये 4 या 5 चीज़ें फुलफिल हो रही है तो ही वो डिसीजन ले जाता है, तभी उस चीज़ को एक्सेप्ट, नहीं तो नहीं करेंगे। प्रोडक्ट की सेफ्टी, हाइजीन होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई ब्लैक मार्केटिंग या ब्लैक होर्डिंग वाली चीज़ें कुछ नहीं होनी चाहिए। किसी को आप ज़्यादा फेवर कर रहे हो सप्लायर को, किसी को कम फेवर कर रहे हो, किसी के साथ भेदभाव किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। वर्क इन्वायरमेंट हेल्दी रहना चाहिए। कोई एम्प्लॉय अगर स्ट्रेस्ड है, कोई परेशान है, ठीक है, तो उससे आप बात करिए, समझिए उसको। अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आप प्रोवाइड करिए। किसी भी एम्प्लॉय पे, एक ही एम्प्लॉय पे 2 एम्प्लॉय का काम नहीं डाल सकते। ओवर टाइम कराना गलत है। तो ये कुछ चीज़ें पब्लिश्ड हो जाती है, ठीक है, और फिर उसी तरह से वो क्या जाता है, काम किया जाता है। जैसे कि अभी रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन ने नाम याद नहीं आ रहा कि बोल दिया भैया हॉलीडेज अगर हैं, संडे है या अगर बंदा ऑफिस एम्प्लॉय लीव पर है तो कोई मैनेजर अगर उसको फ़ोन करके बोलता है भाई मेरा काम करा दो, तो आप मैनेजर के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो और मैनेजर को निकाल दिया जाएगा। भाई ऑब्वियस अगर मैंने छुट्टी ली है तो ऑब्वियस सी बात है कोई रीज़न होगा, मेरे को ज़रूरी काम होंगे, मेरी तबीयत खराब होगी तो ही तो छुट्टी ली है। अब उस समय मैनेजर फ़ोन कर दे, यार भाई एक काम कर, तू घर पे ये काम कर दे यार मेरे लिए। क्यों कर दे भाई, छुट्टी लो, मेरी सैलरी कट रही है नहीं कट रही डजेंट मैटर, पर मैंने छुट्टी लिया आराम करने के लिए, कोई काम करने के लिए। ऑफिस का काम करना तो मैं ऑफिस आता। सेम वे अगर संडे, तो संडे या वीक ऑफ है तो उसमें कोई मैनेजर फ़ोन करके अपना ये टारगेट जल्दी कंप्लीट करना है, मंडे को रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो कंप्लीट नहीं है, नहीं करोगे आप। तो ये क्या बन गए, लॉ बन गए, एथिक्स बन गए, कानून बन गया, क्लियर, पब्लिकेशन ऑफ कोड हो गया, क्लियर। एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस होने चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें आप करप्ट हो या फिर आप रिश्वत लेते हुए पकड़े गए या ऐसी कोई चीज़ जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो। इज इट क्लियर, बैठी करनी दिमाग के अंदर। चलिए अगले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट क्या कहता है हमसे, पॉइंट कहता है भैया establishment of compliance mechanism. That means the corporate company needs to put in place the right checks and balance to make sure that actual behavior of employees complies with the ethical standards. For example, यहाँ पे दिया, business must make sure that hiring, choosing candidates and training staff adhere to the principle and ethics. चाहे हायरिंग कर रहे हो, चाहे आप किसी को सेलेक्ट कर रहे हो, तो उसमें भी आपने बहुत क्लियर कर रखा है कि किसी को आप जस्ट कि ये मेरा नोन है तो उसको ज़्यादा आप मार्क्स दे दो या इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दो, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अरे यार ये हमारी मैनेजर साहब उनका नोन है यार, इसको थोड़ी अपन कुछ कर सकते हैं, ठीक है, इसको तो अपने को इजी सवाल पूछने पड़ेंगे या फिर कोई बात नहीं नीड है जवाब तो भी इसको ज़्यादा मार्क्स देने पड़ेंगे, ऐसा काम नहीं करना। तो उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। जब उनको ट्रेनिंग तो ये चीज़ सिखानी चाहिए कि आपके जो भी डिसीजंस होंगे या जो भी आप वर्कआउट करोगे, जो भी काम करोगे वो एथिकली होने चाहिए। जैसे एग्जांपल दिया आपको, मैंने बताया कि डिस्क्रिमिनेशन या फिर प्रोडक्ट सेफ्टी का, हाइजीन का, प्रोडक्ट क्वालिटी का, वेट मेजरमेंट का, ये सब चीज़ सिखानी पड़ेगी आपको ट्रेनिंग के दौरान कि इनमें कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इनमें लापरवाही एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, ये हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स जिनको हम फॉलो करते ही करते हैं। Employees should be allowed to report instance of unethical behavior, hence an effective communication system is necessary. अब साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये भी ज़रूरी है कि भैया आपने ये चीज़ डाउन फ्लो तो कर दिया, आपने बता तो दिया, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कमिटमेंट दिखा तो दिया कि भैया हम इस तरह से करते हैं और एथिकली होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने ये चीज़ होते हुए देखी वर्क फ्लोर पे कि भैया यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अनएथिकल काम कर रहे हैं या इनके जो डिसीजंस है वो अनएथिकल है, अगेंस्ट है, तो अब ये बात पहुँचाने किसको पहुँचा, टॉप मैनेजर पहुँचा होंगे,
तो यहाँ पे इतनी फ्रीडम भी होनी चाहिए एक एम्प्लॉय के पास कि वो टॉप मैनेजमेंट को जाके अपनी बात कह सके कि भैया फलाना फलाना श्याम जी, राम जी और मोहन जी मिल गए, गलत काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग में फ्रॉड कर रहे हैं, या वेट के अंदर या फिर हाइजीन क्वालिटी के अंदर मेंटेन नहीं कर रहे, प्रोडक्ट की सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे, वर्क इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रख रहे, या फिर किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, किसी को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें वहाँ तक पहुँचनी भी चाहिए। अब कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टॉप मैनेजमेंट के पास तो भैया वही बंदा जाएगा। ऐसी कोई भी मतलब एक हायरार्की जरूर होनी चाहिए कि भैया इस तरह से कम्युनिकेशन फ्लो होगा, पर देयर आर सर्टेन थिंग्स की कुछ चीज़ें हैं अगर उसकी तरह उस हायरार्की के थ्रू जाएगी तो करप्ट हो जाएगी, मिसलीड करेगी, तो ऐसी चीज़ों को आप डायरेक्ट मैनेजमेंट तक अपनी रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एम्प्लॉयज से रिलेटेड बात करी जाएगी और साथ ही साथ रिजल्ट मेजरिंग भी जरूरी है। इन्वॉल्विंग ऑफ एम्प्लॉयज एट ऑल द लेवल, ये बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। भैया भाई आप कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई करना चाहते हो तो एम्प्लॉयज़ को बताओ कि क्या है क्या नहीं है, कैसे उसको लागू किया जाएगा, किस तरह से वो चीज़ों को आपको इफेक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। So employees must be included in the process of creating ethical programs, since only they can carry out ethical policies. A small group of employees, for instance, can be organized to talk about, assess their attitude, measure ethics policies of the company. तो वही वाली बात है, चाहे वो किसी भी कोई प्लानिंग हो, स्ट्रैटेजी हो, पॉलिसी, हमें सीखा है कि भैया हमेशा एम्प्लॉयज़ को आपको साथ रखना चाहिए क्योंकि वो अपनी बात आप तक रख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं और उस पर डिस्कशन क्या सकता है, उसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है ईजिली। रिजल्ट मेजरिंग, ऑब्वियसली आप सब कुछ लागू तो करते जा रहे हो, सब कुछ अप्लाई तो करते जा रहे हो, पर पता कैसे लगेगा भैया ये एक्चुअली काम कर रहा है या नहीं कर रहा? हम जिस एथिक्स को लागू करने की सोच रहे थे, इस एथिक्स से ये फायदा पहुंचेगा, वो एक्चुअल फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके चाहिए ऑडिट, इसके लिए चाहिए रिजल्ट मेजरिंग। ऑडिट करना जरूरी है। ऑल्दो इट इज हाईली चैलेंजिंग टू क्वांटिफाई द इफेक्टिवनेस ऑफ एथिक्स प्रोग्राम, तो ये देखना कितना इफेक्टिव है, ये कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है, या कितना प्रॉपरली ये चीज़ एग्जीक्यूट किया गया, ये चीज़ भी पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बिजनेस शुड पीरियोडिकली ऑडिट एंड कंफर्म द डिग्री टू विच एथिकल प्रैक्टिस हैव बीन फॉलोड, तो बिजनेस को बीच बीच के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन को बीच बीच के अंदर ऑडिट करवाना चाहिए, जहाँ पे वो देख सके कि जो हम एथिकल प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं या जो हमारे पब्लिकेशन ऑफ कोड है, जो हमने कोड ऑफ कंडक्ट को पब्लिश किया है, वो कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग उस चीज़ को सीरियसली फॉलो कर रहे हैं और कितने लोग सिर्फ दिखावे के लिए फॉलो कर रहे हैं। जितने भी अब तक जो डिसीजंस लिए गए हैं या काम किया गया उसमें कितने एथिकल और कितने अनएथिकल, हर चीज़ का आपको ब्यूरो मिलना चाहिए। टू चूज द नेक्स्ट स्टेप, द टॉप मैनेजमेंट शुड ऑल्सो कंसल्ट विद द वर्कफोर्स ऑन द आउटकम। मान लीजिए पता लगता है कि हाँ भाई एप्लीकेबल तो हुआ, पर जो हम रिजल्ट सोच रहे थे वैसा रिजल्ट देखने को नहीं मिला, या हमने सोचा भैया 100% लागू हुआ पर वो एक्चुअली 70% ही लागू हुआ, कुछ डिसीजंस थे 30% जो अनएथिकल थे, क्यों हुए, किसकी वजह से हुए, तो यहाँ पे मैनेजमेंट को ये बात जानना भी जरूरी, किस वजह से ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं फिर उनको वापस से एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग रखनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ हम पीछे रह रहे हैं, और फिर उसको वापस से क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। मतलब देखिए इम्प्लीमेंट कर दिया पर कंट्रोल अगर नहीं करोगे तो उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ, कितना परफेक्शन रहा, ये चीज़ आपको नहीं पता चलेगी। तो कंट्रोलिंग जब करेंगे, मेजरिंग करेंगे, तो पता लगेगा भैया ये कमी रह गई थी, अब इन चीज़ों को सुधारना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अब बात हो चुकी है कंफर्म एथिक्स को लेकर, और आपको हो गई है फिट दिमाग के अंदर कि हमें किन चीज़ों पे ध्यान रखने की दरकार है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, और ये देखिए बेसिकली हमेशा मैं बोलता हूँ कि आपकी आम जिंदगी, आसपास की ज़िंदगी में जो भी चीज़ आपको देखने को मिलती है वहीं से कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और अगला चैप्टर जो कि हमारा है बिजनेस फाइनेंस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शब्बा के साइनिंग ऑफ, राहुल शर्मा।